हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर कोचिंग क्लास की इस एग्जाम्पलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ चैप्टर लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 32 में ये दिया गया है, राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि जब ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट जब पास होती है तब वहाँ पे भी हमें इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को किस तरीके से अप्लाई होता है, मीन्स उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस कंसेप्ट को, रिफ्रैक्शन को, और उसके बाद में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ जाते। तो फ्रेंड, लाइट रे जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है, एंटर करती है, तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बिकॉज द रीजन इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अगर लाइट रे किसी ऐसे मीडियम में एंटर करती है कि जहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। या फिर लाइट रे अगर किसी ऐसे मीडियम में एंटर करती है कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है, तब फिर वहाँ पे उसका जो बेंडिंग होता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है उसे हम लोग कहते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कंपेरेटिवली कम होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंटर करती है तब उसका जो बेंडिंग होता है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, और जब लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तब उसका जो बेंडिंग होता है, चेंज इन डायरेक्शन होता है, वो होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दोनों बातें रिफ्रैक्शन के बारे में हमें पता है। तो लाइट रे जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तब स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है और उसी तरीके से डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। डायरेक्शन कैसी बदलेगी वो डिपेंड होता है उस पर्टिकुलर मीडियम का नेचर कैसा है। वो अगर ऑप्टिकली डेंसर होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगा। वो अगर एज कम्पेयर टू वन ऑप्टिकली रेयरर होगा तो लाइट रे की स्पीड बढ़ जाएगी और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो जाएगी। तो इतना रिफ्रैक्शन के बारे में हमें पता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन बना लेता हूँ। सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है ना, पॉइंट पर। और फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। और सपोज ये लाइट रे जो है डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। सपोज ये कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाई। तो ये जो इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ में एंगल बना रहा है उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल। अभी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में क्या क्या हम लोग कह सकते हैं। सो फ्रेंड, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। वो सेम प्लेन पे होते हैं। अगर हम लोगों ने इन तीनों की डायग्राम ड्रॉ कर दी तो वो एक ही पेपर पे वहां पे होंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट रूल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है तो उनका जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमेशा कांस्टेंट कब होता है? द प्रोवाइडेड दैट ये सेम लाइट होनी चाहिए और ये जो मीडियम है, पेयर ऑफ मीडियम, वो भी सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है सपोज एयर और ये है यहाँ पे वाटर, तो जहाँ पे भी एयर और वाटर में रिफ्रैक्शन हमें नज़र आएगा तब ये जो रेशो होगा फॉर दैट गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि एयर और वाटर के लिए, तो वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो इस तरीके से तो इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट गिवन दैट प्रोवाइडेड दैट the ray of light will be the same and the given pair of medium should be the same। वो सेम होनी चाहिए for the given pair of medium, है ना। तो इस तरीके से ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, सो फ्रेंड इस तरीके से आप लोग लॉज को लिख सकते हो। सबसे पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड थिंग, द रेशियो ऑफ साइन टू द साइन आर, है ना, इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका सेम एक ही कलर होता है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना, वो पेयर ऑफ मीडिया भी फिक्स होनी चाहिए, फिर उसके लिए ये रेशियो कांस्टेंट होता है। तो इसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो लिखा है इसका मीनिंग मैं आप लोगों को कह देता हूँ, एक्सप्लेन करके देता हूँ यहाँ पे। सो सपोज दिस इज इंसिडेंट लाइट, है ना, दिस इज रिफ्रैक्टेड रेट, और ये है यहाँ पे नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो अभी स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने देखा कि ये जो रेशियो होता है साइन आई टू द साइन आर, ये कांस्टेंट होता है। ओके, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? सो ये वैल्यू बराबर होती है, it is equal to the ratio of refractive index of medium 2 to the refractive index of medium 1। वो जिस मीडियम में एंटर कर रही है उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि n2, और जिस मीडियम से आ रही है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इस रेशो के बराबर होती है ना। सो ये भी आप लोगों को यहाँ पे समझना है। यानी कि इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको भी आप लोग समझ सकते हो। ये तो हमारा ओम्स लॉ है ही, लेकिन ओम्स लॉ नहीं है, ये हमारा स्नेल्स लॉ है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये इक्वल होता है इससे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो इतने सारे रूल्स अभी हमें यहाँ पे मिल गए हैं, तो इनको अगर ठीक से लिखना होगा तो कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि ये है हमारा स्नेल्स लॉ, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ, कि साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर ये कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट होती है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? सो ये वैल्यू बराबर होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद द रेडियम 1। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इस रेशियो को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड लॉ को मैं अभी कुछ इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सपोज ये इंसिडेंट रे है, दिस इज नॉर्मल, और ये बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सपोज फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो मीडियम है उसको मैं मीडियम 1 कह देता हूँ, और ये जो मीडियम है इसको मैं मीडियम 2 कह देता हूँ। तो स्नेल्स लॉ से या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम लोग क्या क्या बातें कह सकते हैं वो यहाँ पे आपके सामने में रखता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहला स्टेटमेंट, कि भाई ये जो रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बराबर होता है किसके बराबर? किस में एंटर कर रहा है वो? मीडियम 2 में एंटर कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसके बराबर होता है। सबसे पहली बात हम लोग ये कहते हैं। तो इसको ही अगर हम लोग ठीक से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि देखो इसको समझना भी कैसे है कि ये पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है ना। सो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1, तो वहाँ पे कौन सा एंगल था? वहाँ पे इंसिडेंस एंगल था, तो उसका साइन ले लेता हूँ मैं, साइन ऑफ एंगल है, इज इक्वल टू दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो साइन ऑफ आर। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको मीन्स लर्न कर सकते हो। तो ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसमें आपको ये दोनों बातें लिखनी है, और आगे इस प्रकार से आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद में हमें ये पूछा गया है, एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट रे का, तो उसमें हमें एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग दीज लॉस, है ना। तो रिफ्रैक्शन इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हम लोगों ने देखा था कि जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, इमर्जेंट रे होता है, जो ग्लास स्लैब से बाहर आती है, तो वो इस इंसिडेंट रे को पैरेलल होती है। ये हम लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंट में, जिसको कि हम लोगों ने लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहा था।
तो चलिए इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के बाद हमें उसको एक्सप्लेन भी करना है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो वो दोनों लॉज लिखने के बाद और उसका वो फॉर्मूला लिखने के बाद आप लोग को इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ये है डायग्राम ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट की, आप लोगों ने पढ़ा ही है इसको कि उसमें हम लोगों ने लिया था एक ग्लास स्लैब, और जब हमने इंसिडेंट रे यहाँ मीन्स रे ऑफ लाइट को हम लोगों ने यहाँ पे इंसिडेंट किया था, वो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो चुका था, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल उसका बेंडिंग हो रहा है ना, यहाँ पे शिफ्ट हो गया वो, और उसके बाद में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड हो गया था लाइट रे। तो यहाँ पे एंटर कर रहा है तो इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और ग्लास स्लैब से जब बाहर निकलता है तब हम लोग उसको इमर्जेंट रे कहते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम लोग ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट, तब हमें ये नजर आता है कि ये जो इमर्जेंट लाइट रे होता है वो इस इंसिडेंट लाइट रे को पैरेलली मीन्स होता है ना, पैरेलल होता है वो, सिर्फ उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट वो सिर्फ इस जगह से जाने वाला था पहले, लेकिन वो अभी इस जगह से जा रहा है, तो लैटरली वो डिस्प्लेस हो चुका है सिर्फ। तो यहाँ पे हम लोग यूजिंग स्नेल्स लॉ कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो भाई देखो इस कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है यहाँ पे है ना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये इक्वल है इस एंगल ऑफ इमरजेंस को, है ना, इसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, ई कहते हैं, क्योंकि लाइट रे यहाँ से इमरजेंट हो रहा है और लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरीके से हमें बता सकता है कि ये लाइट रे यहाँ पे पैरेलल ही होगी। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इसको समझना। तो सबसे पहले आप लोग इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इंसिडेंट रे लाइट रे जब ग्लास में एंटर करेगा वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, है ना, जब ग्लास से बाहर आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। इस तरीके से आपको डायग्राम बनानी है। तो अभी यहाँ पे हमें इसको एक्सप्लेन करना है विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई देखो सबसे पहला लॉ यहाँ पे ये भी प्रूफ हो रहा है कि जब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, और नॉर्मल, तो ये हमें सेम प्लेन में मिलता है, सेम पेपर पे मिलता है। जब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तब हमें ये जो पूरा ग्राफ है वो सेम पेपर पे मिलता है। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इंसिडेंट रे, है ना, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। रहा सवाल दूसरी बात का कि जो रेशो है साइन आई टू द साइन आर ये कांस्टेंट होता है, तो वो यहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेबल होता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अगर साइन आई, है ना, अगर साइन आई टू द साइन आर ये रेशो अगर n2 अपॉन n1 के बराबर है ना, होगा, मीन्स अगर इस तरीके से होगा तब हम लोग ये भी यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन में यहाँ पे अज्यूम करता हूँ लाइट रे जब एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, तो सपोज एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है Na और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है Ng, है ना। तो यहाँ पे मैं ये अज्यूम करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दैट एंगल यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको कि मैं साइन ऑफ R1 कह देता हूँ। ये इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बनेगा कि यहाँ से ग्लास स्लैब से लाइट रे एयर में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे बाय स्नेल्स लॉ क्या इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा भी ग्लास से अभी एयर में एंटर कर रहा है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कौन सा एंगल है R2, साइन ऑफ R2, है ना, इज इक्वल टू एयर में एंटर कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंट है ना, इसको ई कहा है हमने तो ई होगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों इक्वेशन बना लिए, यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिया, यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिया। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये ग्लास स्लैब जो है उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, उसको अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो भी एक दूसरे से पैरेलल होगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाले हैं, है ना, देखो यहाँ पे ये जो एंगल बनने वाला है R1 और ये R2 ये इक्वल होगा क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है ना। सो बट एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2, क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है, यानी कि अगर R1 और R2 इक्वल होते हैं तो Ng इंटू साइन R1 और Ng इंटू साइन R2 ये भी इक्वल होते हैं।
तो मैं इक्वेशन 1 इसको 3 दे देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 मैं ऐसा कह सकता हूँ कि देखो ये साइड और ये साइड तो इक्वल होगी इसके वजह से, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, यानी कि क्या इक्वल होगा, एन ए साइन ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एन ए साइन ऑफ इमर्जेंट। तो ये एन ए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बचा है साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट, यानी कि यहाँ पे हमें मिल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, यानी कि हम लोगों ने स्नेल्स लॉ यूज करके ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि ये जो लाइट रे होती है ये पैरेलल होती है ना। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ वी कैन एक्सप्लेन दिस ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट, कि भाई स्नेल्स लॉ ये है और उसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, यानी कि ये रे जो है वो इसको पैरेलल है ना। सो इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 33, ड्रॉ रे डायग्राम्स शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। ओके, तो कनकेव लेंस जो होता है वो किस तरीके से इमेज बनाएगा वो हमें यहाँ पे दिखाना है, और ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा गया है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर के बारे में देखा था कि किस तरीके से इमेज बनती है। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कनकेव लेंस में किस तरीके से इमेज बनती है। तो इसके लिए हमें इससे रिलेटेड जो रूल्स है रे फॉर्मेशन के वो पता होना जरूरी है। तो लेट्स रिवाइज द रूल फर्स्ट, देन वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम। ओके सो फ्रेंड, यहाँ पे ये दो रूल आपको पता होना चाहिए कनकेव लेंस के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है ना। तो यहाँ पे जब भी लाइट रे आती है वो उसको डाइवर्ज कर देता है ना। सो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता, तो उसका जो फोकस है हम लोग बैक साइड में कंसिडर करते हैं कि जहाँ पे वो वर्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं। तो इतना तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहला रूल। सबसे पहला रूल ये है कि अगर कनकेव लेंस है और इंसिडेंट रे आता है पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इज डाइवर्टेड। और वो किस तरीके से डाइवर्ट होता है कि अगर उसका पाथ हम लोग बैक साइड पे एक्सटेंड करते हैं तो वो फोकस से पास होता हुआ नजर आता है ना। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना है, यानी कि लाइट रे आएगा इस तरीके से पैरेलल और वो चला जाएगा इस तरीके से। तो जब आपको इसको ड्रॉ करना होता है रे डायग्राम ड्रॉ करते समय, तो कैसे ड्रॉ करें सर? तो सिंपली आप लोग क्या करना है, इंसिडेंट रे यहाँ तक लाना है आप लोगों को, इस पॉइंट तक, और स्केल को आपको ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एडजस्ट करना है। स्केल आपको इस तरीके से लगा देनी है इसकी, और फिर बस यहाँ से आपको लाइट रे मिल जाएंगी कि वो किस डायरेक्शन में मीन्स डेविएट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो पहला रूल क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो डाइवर्ट होता है, इट सीम्स टू बी एपियर विच इज कमिंग फ्रॉम द फोकस से, मीन्स फोकस से वो आ रहा है, इस तरीके से एपियर होता है। प्लीज नोट दिस थिंग। और रूल नंबर 2 कि अगर जो इंसिडेंट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तब वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन थ्रू आउट पास हो जाता है, इट पास अनडेविएटेड। ये सिर्फ दो रूल अगर आपको पता होंगे तो आप लोग आसानी से कनकेव लेंस में किस तरीके से इमेज बनती है ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए ये रूल तो रिवाइज हो चुके हैं, लेट्स ड्रॉ द रे डायग्राम। ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट द फोकस ऑफ द लेंस। सबसे पहले जब भी आप लोग इसको ड्रॉ करोगे, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी होना जरूरी है। आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से कनकेव लेंस, उसके एग्जैक्टली सेंटर में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी प्रिंसिपल एक्सिस। पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको लेना है पॉइंट टू एफ और उसके एग्जैक्टली सेंटर में लेना है एफ। उसी तरीके से आपको राइट साइड में भी करना है। तो अभी ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट द फोकस ऑफ द लेंस, तो यहाँ पे फोकस पे रखना है ना ऑब्जेक्ट को। ओके सो ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे चाहिए, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस। तो जितना डिस्टेंस ये है उसका डबल ये होगा, दिस इज 2f1। तो इस तरीके से ये डायग्राम है, यहाँ पे भी मैं f2 ड्रॉ कर लेता हूँ, इतना ही डिस्टेंस चाहिए है ना, और ये यहाँ पे है 2f2। तो ऑब्जेक्ट को रखना है हमें एट द फोकस ऑफ द लेंस, तो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस ऑफ द लेंस है ना, दिस इज लाइक दिस। तो पहला रे में लूँगा यहाँ पे पैरेलल, तो हमें पता है ये पैरेलली आने से बाद वो डाइवर्स तो कर देगा कॉनकेव लेंस, बट इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस।
तो एक लाइन आपको ना यहाँ पे स्केल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अरेंज करना है फोकस पे। स्केल आपने एडजस्ट करने के बाद ये तो आपका इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर लोगे और इसको ही फिर आगे ऐसा डॉट 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 आपको यहाँ पे एक्सटेंड कर लेना है, विच विल पास थ्रू द फोकस। ओके, सो ये हो गया हमारा पहला रे। दूसरा रे हमारा होगा विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो अभी मैं एक रे यहाँ पे लेता हूँ कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है थ्रू आउट। तो इनका तो एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे होने ही नहीं वाला है ना, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, तो यहाँ पे हमें हमेशा ही वर्चुअल इमेज ही मिलने वाली। तो यहाँ पे इनका वर्चुअल इंटरसेक्शन लेकिन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो सपोज ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट ए बी, सो इट विल बी ए डैश एंड बी डैश। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब इमेज जो मिलती है हमें बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर मिलती है। कैसी मिलती है? वर्चुअल मिली ना, इरेक्ट मिली और स्मॉल साइज की मिली है। पोजीशन कहाँ पे है? बिटवीन एफ एंड ओ। इस तरीके से आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, सो फ्रेंड्स अभी कंडीशन बी, अभी ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी कि 2f के बीच में रखना है। बिटवीन फोकस एंड 2f1 हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं भी रखना है। तो ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हम लोग अगर उसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पहला पैरेलल रे हम लोग लेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से हम लोग ना फोकस से मीन्स मैच करेंगे उसको, और आप लोग इस तरीके से एक मीन्स डाइवर्जिंग रे ड्रॉ कर लोगे और बाय डॉट 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 एक डैश लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे जो कि पास होनी चाहिए फोकस से, प्लीज नोटिस। और एक लाइट रे हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे जो कि जाएगा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, और वो थ्रू आउट पास हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा, उनका जो वर्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, तो वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और हमें ये मिल जाएगा ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे भी हमें जो इमेज मिली है तो वो वर्चुअल मिली है, इरेक्ट मिली है और डिमिनिश्ड यानी कि छोटी साइज की मिली है। तो प्लीज नोट दिस थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशन बी। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंडीशन सी को। ओके, तो कंडीशन सी में हमें ड्रॉ करना है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो बियॉन्ड द ट्वाइस द फोकल लेंथ रखा है ना, बियॉन्ड द ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। एक पैरेलल लाइट रे लिया हम लोगों ने जो कि डाइवर्ज हो गया, लेकिन वो इस तरीके से डाइवर्ज होता है कि उसका जो एक्सटेंशन है वो बराबर फोकस पॉइंट से जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ नहीं किया तो फोकस से नहीं जा रहा है, लेकिन आप जब ड्रॉ करोगे इट शुड बी पास थ्रू द फोकस, प्लीज नोट दिस थिंग। और सेकेंड जो लाइट रे होता है वो सीधा यहाँ से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, विदाउट डेविएशन पास हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा, वर्चुअल इंटरसेक्शन ही होगा, और इस तरीके से हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलेगी लेकिन काफ़ी स्मॉल साइज की मिलेगी। तो ये जो तीनों कंडीशन हम लोगों ने देखी, तो हम लोगों ने ये देखा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पे भी रखते हैं तो हमें जो इमेज है बिटवीन एफ एंड सी ही मिल रही है, और तीनों के तीनों कंडीशन में हमें वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इन साइज में मिली थी। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 33। Question number 34. Draw ray diagrams showing the image formation by convex mirror. Okay. So when an object is placed. Okay. So भाई convex mirror है यहाँ पे इस तरीके से, हमें पता है convex mirror जो होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है, उसके ऊपर लाइट रे आने से वो उसको डाइवर्ज इस तरीके से कर देता है। ओके, सो इस कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होती है इसकी हमें रे डायग्राम बनानी। सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ जो 2 रूल्स है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम लोग आसानी से रे डायग्राम को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला रूल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कन्वेक्स मिरर है यानी कि डाइवर्जिंग मिरर है, सो इंसिडेंट रे अगर आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाता है, सबसे पहली बात। लेकिन उसको अगर हम लोग बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं तो वो यहाँ पे फोकस पॉइंट पे मिलता है, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। यानी कि हम लोग इट अपियर सच दैट इट अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस फोकस, इस फोकस से वो आ रहा है ऐसा हमें महसूस होता है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड रूल कि अगर कन्वेक्स मिरर पर हम लोग इस तरीके से लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, या फिर ऑप्टिकल सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होता है तो वो उसी डायरेक्शन से रिटर्न चला जाता है ना। सो इट इज द सेकेंड रूल। व्हेन इंसिडेंट रे मूव्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिफ्लेक्टेड टू द बाय द सेम ट्रैक से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये 2 रूल अगर आपको पता है तो आप लोग आसानी से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। पहला रूल क्या था? इंसिडेंट रे पैरेलल आता है तो वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगा कि जैसे कि वो फोकस से ही आ रहा है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट, यानी कि वो सपोज इस तरीके से आया तो रिफ्लेक्ट ऐसे ही होगा कि जैसे कि वो फोकस से ही आ रहा है, इस तरीके से। और अगर वो इंसिडेंट इस तरीके से हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो उसी रूट से रिटर्न चला जाता है, सेम रूट से।
तो बस ये दो रूल पता है तो हम लोग आसानी से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड कंडीशन ए में हमें बताया गया था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल लाइट रे आएंगी वहाँ से। सो पैरेलल लाइट रे को आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, और वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे रिफ्लेक्ट होती है वो आपको पता ही है कि वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है जैसे कि वो फोकस से आ रही है, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है जैसे कि वो फोकस से आ रही है, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है जैसे कि वो फोकस से आ रही है। तो ऐसे 3-4 लाइट रे को आप लोग मीन्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से इमेज मिलेगी, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर, यानी कि और इसमें इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा है ना, एक्चुअल इंटरसेक्शन वर्चुअली हम लोग यहाँ पे उसको सोच मीन्स देख रहे हैं। सो और एक लाइट रे आपको इस तरीके से भी ड्रॉ करना है कि जो अगर सेंटर से जाता था तो वो उसी रास्ते से मीन्स रिटर्न जा रहा है, तो वो नहीं ड्रॉ किया तो भी चलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को पैरेलल लाइट रे ही ड्रॉ करने हैं जो कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दैट दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस फोकस, यानी कि सिंगल पॉइंट में से आ रहे हैं ऐसा महसूस होगा। तो इमेज कैसी बनेगी? सो भाई देखो मिरर के बैक साइड पे बन रही है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती, तो वो इरेक्ट होगी। और साइज अगर देखते तो काफ़ी पॉइंट साइज में मिल रही है, यानी कि हाईली डिमिनिश मिल रही है हमें, है ना, हाईली डिमिनिश्ड। तो इस तरीके से आप लोग नेचर ऑफ इमेज भी लिख सकते हो। पोजीशन, सो इट इज ऑब्टेन ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर बिहाइंड द मिरर। तो दिस इज द फर्स्ट केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी में। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है मिरर से, तो कब कहाँ पे इमेज बनती है उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, हम लोग अभी ऑब्जेक्ट को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं, मीन्स मिरर के सामने कहीं भी, तो वहाँ पे इमेज कैसे बनती है चलो डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, एक पैरेलल लाइट रे लिया हम लोगों ने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से हो गया जैसे कि वो कहाँ से आ रहा था, फोकस से आ रहा था। और दूसरा लाइट रे हम लोगों ने इस तरीके से सिलेक्ट किया कि वो जैसे कि जाने वाला था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सो यहाँ तक हम लोगों ने उसको लाया और यहीं से वो रिफ्लेक्ट होके चला गया, लेकिन उसका पाथ हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं अप टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके तो यहाँ पे हमें वर्चुअल इंटरसेक्शन मिल रहा है दोनों लाइट रेज का, तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, तो यही होगा हमारा इमेज, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो ए डैश बी डैश हमें इमेज मिल गई। इमेज कैसी मिली है? तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे नहीं है तो वर्चुअल मिली है, सीधी मिली है, इरेक्ट मिली है। साइज के बारे में इट इज ऑफ स्मॉल साइज, है ना। सो ये हम इमेज का नेचर लिख सकते हैं। पोजिशन, इट इज ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर। So this is all about this particular question number 34.